हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस क्लास में जो भी हमारा एनसीईआरटी में प्लांट से संबंधित टॉपिक है, हम उस संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। और इससे पहले हम एनिमल और बर्ड, जानवर और पक्षी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो जो लोग अब तक उस क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको उस क्लास को भी अटेंड कर लेना है। फिर उसके बाद से आपका चाहे एनिमल से क्वेश्चन हो, बर्ड से क्वेश्चन हो या प्लांट से क्वेश्चन हो, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नया होंगे, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि पौधों के विभिन्न भाग और उनका महत्व। यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है, तो हमारे लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करने के लिए कि जो पौधों के भाग हैं उन पर चर्चा कर लेना, और उनके जो महत्व हैं, उन भागों के जो महत्व हैं उस पर चर्चा करना। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स जड़, रूट। तो रूट क्या है फ्रेंड्स? रूट का देखिए, रूट से आपसे दो ही प्रश्न बनेगा, तो हम उनको समझ लेते हैं कि हमारा प्रश्न कहाँ से बनेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो जड़ होता है ये मिट्टी के नीचे दबा होता है, ठीक, ये आप सभी जानते होंगे। और मिट्टी में से आवश्यक पदार्थ जैसे खनिज, लवण तथा जल अवशोषित करने का कार्य करती है। आपको फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखना है कि जो जड़ होता है वो मिट्टी में से क्या करता है, खनिज, लवण तथा जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और फिर आपको क्या ध्यान देना है कि अवशोषित जल और खनिज लवण को जाइलम तने एवं पत्तियों तक पहुंचाता है। मतलब कि जो जल और खनिज लवण जड़ अवशोषित कर लेता है, उसको जाइलम के माध्यम से पत्तियों और तनों तक पहुंचाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को किसके माध्यम से पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जाइलम। ठीक, और अगर आपसे पूछेगा कि खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण कौन करता है, उसको कौन अवशोषित करता है, तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जड़ों के प्रकार को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है। ठीक है, जड़ों के विशेष रूप से दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, उन दोनों प्रकारों पर हम चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले होता है मूसला जड़। तो मूसला जड़ को फ्रेंड्स प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ प्राथमिक जड़ होती है, यह प्रायः मोटी होती है। आप इस चित्र में देख भी सकते हैं मूसला जड़, आपका गाजर और ये चुकंदर मूसला जड़ के ही उदाहरण है। तो ये क्या होती है, ये मोटी होती है, जिसमें से अन्य जड़ें निकलती हैं। यहाँ देखिए एक जड़ है पूरा, इसमें से अन्य जड़ें निकली हुई हैं। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं गाजर में कि नीचे जाते जाते जो इसकी चौड़ाई है वो घटते जाती है, यह अक्सर सीधे नीचे की ओर बढ़ती है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन बस इतना बन सकता है कि मूसला जड़ को हम क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे प्राथमिक जड़ कहते हैं। ठीक, अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनेगा मूसला जड़ के उदाहरण से। तो आइए मूसला जड़ के उदाहरण को समझते हैं। आपको उदाहरण ही याद रखना होगा, क्योंकि वहीं से आपका प्रश्न बनेगा। तो फ्रेंड देखिए, मूसला जड़ के आपके उदाहरण क्या है? चुकंदर है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है। ठीक, आप इन उदाहरणों को ध्यान रखेंगे। ये जो उदाहरण है ये मूसला जड़ के उदाहरण है। और जो भी ऐसे पौधे हैं कि जिनकी जो जड़ें होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, थोड़ा मोटे में लंबाई में होती हैं, ये मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है चुकंदर, गाजर, शकरकंद, मूली ही आपसे पूछे, अन्य पौधों का भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि इसकी जो आकार होती है ये ऊपर से नीचे की ओर आते आते पतला हो जाती है, और इनमें से अन्य पार्श्विक जड़ें भी ऐसे निकली होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, जिनको हम द्वितीयक जड़ भी कह देते हैं। ठीक, अब चलते हम अपने अगले जड़ पर, अपस्थानिक जड़ पर, जिसे हम झकड़ा जड़ भी कह देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अपस्थानिक जड़, इसका दूसरा नाम है झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ से आप समझ गए होंगे। देखिए एक किस तरह से यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, झकड़ी हुई है। तो ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये एक दूसरे में झकड़ी हुई होती है, ये मूसला जड़ की तरह नहीं होती है। हमारा मूसला जड़ कैसा था? हमारा मूसला जड़ कुछ इस प्रकार का था, लेकिन ये इसके ठीक विपरीत होती हैं। तो इनकी विशेषताएं देखिए क्या क्या है। अपस्थानिक का मतलब होता है उस स्थान से हटकर जहां सामान्य तौर पर जड़ उपस्थित होती है। किसी पौधे पेड़ में जब जड़ें सामान्य स्थान जैसे प्राथमिक मूल अथवा उसकी शाखाओं के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग, तने, पत्तियों आदि से निकलती हैं, तो ऐसी जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। मतलब फ्रेंड्स,
जो पौधे का प्राथमिक स्थान होता है जहाँ से नॉर्मली पौधे में जड़ निकलता है, अगर उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान से पौधे में जड़ निकलती है, जैसे अगर पौधे के तने से जड़ निकल जाए या पत्तियों से जड़ निकल जाए, ठीक है, या शाखाओं से जड़ निकल जाए, तो इनको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ठीक, अब आपसे प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि अगर पौधे के प्राथमिक स्थान को छोड़ करके उसके किसी अन्य स्थान जैसे पत्ता, तना, उसके बाद से उसकी टहनी आदि से जड़ें निकलती हैं, तो उस जड़ को हम क्या कहते हैं, तो उस जड़ को हम कहेंगे अपस्थानिक जड़। आप ये याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको इसके उदाहरण याद रखने होंगे। उदाहरण फ्रेंड्स क्या है, जैसे मक्का, गेहूं, बांस, केला, प्याज, गन्ना, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके झकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़ के उदाहरण है। तो इनको आप याद रखेंगे। यहाँ से दो बातें याद रखेंगे, एक तो इनके उदाहरण याद रखेंगे, ये जितने भी उदाहरण हैं महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये पिछले बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब उसकी शाखाओं के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग, ठीक है, तने, पत्तियों आदि से जड़ निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना है, बस यही दो चीजों से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, तने की क्या विशेषता है, यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड देखिए, जो तना होता है ये भाग जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे ये आपका पौधा है, यहाँ आप ऊपर देखेंगे पत्तियां वगैरह है, नीचे ये आपका जड़ है, तो ये जो भाग होता है फ्रेंड्स, इसी को हम तना कहते हैं। ठीक है, तो तना क्या होता है, जमीन के ऊपर होता है। तना तथा तने से ही टहनियां, शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। अब फ्रेंड देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तना पादप को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तने की विशेषता क्या है, तो तने की विशेषता है कि ये पादप को मजबूती प्रदान करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और कुछ तने जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। अब ऐसे तने क्या है फ्रेंड, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, आपका आलू है, अदरक है, प्याज है, कमल, ककड़ी है, अरबी, अरबी को कुछ लोग देसी भाषा में अरुई भी कह देते हैं, लहसुन है, हल्दी है। आपको ये उदाहरण याद रखने हैं। आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से तनों का समूह कौन है, तो फ्रेंड्स आलू, अदरक, प्याज, कमल, ककड़ी, अरबी, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या है, ये सब आपके तने के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे तने हैं, जो खाए जाने वाले तने होते हैं, इनको हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो तना से आप क्या याद रखेंगे कि तना पादप को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और आप क्या याद रखेंगे कि तने के जो उदाहरण है ये इतने, इन उदाहरणों को भी आप याद रखेंगे। यही दो जगहों से आपका जो मैं अंडरलाइन किया हूं, आपका सीटेट में क्वेश्चन बनता है। अब हम अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं प्लांट के। तो देखिए फ्रेंड्स, पत्तियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ से हमारा कई तरह से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आइए पत्तियों की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पत्तियां तने और टहनियों के सहारे निकलती हैं। प्रायः पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, किंतु कुछ पौधों में पत्तियां लाल, पीली, गुलाबी तथा बैंगनी भी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पत्तियों की विशेषता है। कुछ पौधों में आप देखेंगे जिसमें लाल, पीली, गुलाबी अन्य कलर की भी आप पत्तियां देखते होंगे पौधों में, तो अन्य प्रकार की भी पत्तियां होती हैं। जरूरी नहीं है पत्तियों का कलर केवल हरा ही हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा होती है। और इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है फ्रेंड, जो पौधे में अतिरिक्त जल होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन। अगर पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो आपका आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों आयामों से प्रश्न आपका बन सकता है। अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिए, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इन्हीं रंध्रों द्वारा होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे दो तरह से प्रश्न बन सकता है। एक तो पूछेगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है पत्तियों के द्वारा, और वहीं अगर पत्ती ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको रंध्र दे देगा। तो रंध्र भी आपका पत्ती का ही भाग होता है। आप देखेंगे अगर ये कोई पत्ती है, इस प्रकार से ये कोई पत्ती है किसी पौधे की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और इन्हीं
छिद्रों के माध्यम से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो अतिरिक्त जल होता है, उसका निष्कासित कर दिया जाता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जल को, अतिरिक्त जल को पत्तियों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो पत्तियों के द्वारा संपन्न होती है। अगर विकल्प में पत्ती नहीं दिया जाएगा तो विकल्प में आपका रंध्र दिया जाएगा। ठीक, आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अब फ्रेंड्स देखिए, और आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स, पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। फ्रेंड्स, जो आपके फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो भी पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो आपका आंसर होगा पत्तियों के द्वारा। और फ्रेंड्स, अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो फ्रेंड्स उसमें पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और वो भोजन फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, जिसको हम मंड कह देते हैं, ग्लूकोज कह देते हैं, स्टार्च कह देते हैं, इसको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, लेकिन वो फ्रेंड्स विशेषता कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, और फ्रेंड देखिए, अब आपका अगला पॉइंट क्या है, सूर्य के प्रकाश और हरित लवक क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से ग्लूकोज मंड बनाते हैं, जो पादप में भोजन का कार्य करता है। वही बात है फ्रेंड जो आपको मैं समझाया हूं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियों में हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, अपना वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के माध्यम से जो अवशोषित जल होती है, उन सभी को लेकर के क्रिया करता है, और उस क्रिया के द्वारा रासायनिक क्रिया होती है, और उस रासायनिक क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, मंड बनाता है, और वही मंड पादप का भोजन होता है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, आपको ग्लूकोज के स्थान पर, मंड के स्थान पर कार्बोहाइड्रेट्स भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, अगर आपको ऑप्शन में ग्लूकोज और मंड नहीं मिलता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाएगा, मंड बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा। ये तीनों एक ही बातें हैं फ्रेंड्स, लेकिन एग्जामिनर हमें घुमाने के लिए कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो हमें इन तीनों शब्दों को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज, मंड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि किसकी उपस्थिति में मतलब किसके द्वारा प्रकाश का कह सकते हैं कि अवशोषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य के प्रकाश को पौधा अवशोषित करता है, वो किसके द्वारा अवशोषित करता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा हरित लवक और क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको किसके द्वारा पौधा अवशोषित करता है, तो हरित लवक और क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लेता है, और फिर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और अपने जड़ के द्वारा भूमि से जल को अवशोषित करता है, और इसके बाद एक रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया में पादप क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, मंड बनाता है, स्टार्च बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। ठीक, और यही जो है ये पादप में भोजन का कार्य करता है। ठीक, अब फ्रेंड देखिए, एक यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है प्रकाश संश्लेषण की, आपको इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, सही रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप यहाँ देखिए 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया किया, और इस अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, C6H12O6, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, और उसके बाद से यहाँ देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसका निष्कासन कर दिया जा रहा है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो फ्रेंड्स यही आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, तो फ्रेंड्स C6H12O6। एग्जामिनर घुमाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज, मंड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आपका ए भी रख सकता है, वो नाम ना रख के रासायनिक आपका समीकरण दे देगा, C6H12O6 दे देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यही हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न घुमाने के लिए कहीं से भी घुमाया जाता है, और ये सीटेट की आदत है कि वो प्रश्न वही पूछता है लेकिन प्रश्न को घुमा देता है। ठीक है, तो आपको ये अभिक्रिया याद रखनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स,
पौधों की पत्तियां हरित लवक क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो किसके कारण हरी होती हैं, तो पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरित लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हरित नाम से ही समझ जाइएगा कि हरित लवक मतलब हरित शब्द इसमें आ गया है, तो हरित लवक के कारण जो पौधों की पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। और भी फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सबसे अधिक किस प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सबसे अधिक किस प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो फ्रेंड्स होता है आपका वो लाल रंग का प्रकाश। कैसा होता है? लाल रंग का प्रकाश वो आपका हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जामों में कई बार पूछा जाता है, कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो फ्रेंड्स लाल रंग के प्रकाश में। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा उसका अवशोषण सर्वाधिक अधिक होता है। ठीक है, मतलब जो क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, उस सूर्य के प्रकाश में जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसको सबसे ज्यादा अधिक अवशोषित करता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। लाल रंग के बाद से फ्रेंड्स आपका बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक है, आपसे बैगनी रंग नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो लाल रंग पूछा जाएगा। ठीक है, लाल के बाद बैगनी का नंबर आता है। और अगर पूछेगा सबसे कम, ठीक है, क्या पूछेगा? पूछेगा सबसे कम, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हरा रंग। ठीक है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। और फ्रेंड्स इवन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं है, हरे रंग में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत न्यूनतम चली जाती है और कुछ पौधों में ये होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकाश रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो फ्रेंड्स हरे रंग के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स हरे रंग में। और आपसे तीसरे आयाम का प्रश्न क्या पूछेगा? अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि फ्रेंड्स आपका जो ये हरित लवक है क्लोरोफिल के द्वारा सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किस प्रकाश का अवशोषण होता है, अवशोषित होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा लाल और बैगनी। ठीक है, नंबर 1 पर आपका लाल आता है, नंबर 2 पर आपका बैगनी आता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के द्वारा, हरित लवक के द्वारा सबसे अधिक अवशोषण लाल और बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आपका फोटोसिंथेसिस से, पत्तों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा सीटेट नहीं पूछेगा। ठीक, जहां से प्रश्न आया हुआ है मैं आपको वो भी बता दिया हूं, और जहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है मैं उन सभी बिंदुओं को डिस्कस कर दिया हूं। ठीक है, तो आपका इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स आपको एक चीज और ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें प्रकाश ऊर्जा जो होती है, प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो फ्रेंड्स प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, तो फ्रेंड्स प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम चलेंगे अपने अगले बिंदु पर, अगले प्लांट के भाग पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, फूल से भी आपका सीटेट में प्रश्न आते रहता है, तो फूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा कि फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, फूल के माध्यम से ही पौधों में प्रजनन होता है। अगर पौधे में फूल ना होते तो किसी अन्य पौधे का निर्माण नहीं होता। ठीक है, जिस तरह मनुष्यों में आपका वजाइना और पीनस प्रजनन अंग होता है, उसी तरह पौधों में जो फूल होता है वो प्रजनन अंग होता है। ठीक, तो जिस तरह आप समझ गए होंगे मनुष्यों में आपका वजाइना और पीनस है, उसी तरह फूलों में, पादपों में क्या होता है, पादपों में आपका फूल होता है। ठीक, अब फ्रेंड देखिए, फूल के मुख्य 2 भाग होते हैं, आपको यहाँ भाग से ही प्रश्न आता है, तो आपको इन भागों को ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स फूल के मुख्य रूप से भाग तो कई सारे होते हैं, लेकिन यही दो भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से आपका प्रश्न आता है। हमको उतना ही पढ़ना है फ्रेंड्स जहां से हमारा प्रश्न आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ना, अनावश्यक ज्ञान भर लेना वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। संस्कृत में एक सूक्ति भी है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, मतलब उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को फालतू चीज़ों से नहीं भरना है, जहां से हमारा प्रश्न आता है हमें उन्हीं को समझना है। तो देखिए मुख्य दो भाग आपके लिए क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है फ्रेंड्स, यह पुष्प का नर लैंगिक जनन अंग होता है, इसमें परागकण पाया जाता है, ठीक है। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि पुष्प का नर लैंगिक जनन अंग क्या है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स पुंकेसर। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि परागकण कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स परागकण पुंकेसर के भीतर पाया जाता है। ये दो बिंदुओं से आपका प्रश्न आएगा, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहां से भी आपका सीटेट में कई बार प्रश्न आया हुआ है इस बिंदु से कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पराग पॉलन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्हीं परागों के माध्यम से ही आपका परागण होता है, ठीक है। जब मधुमक्खियां, कीट वगैरह एक फूल के पराग को, पॉलन को अपने पंजों में या अपने शरीर पर लगा करके दूसरे फूल के स्त्री केसर या उसके स्त्री जननांग पर गिरा देते हैं, तो फ्रेंड्स वहीं से आपका परागण हो जाता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फूल के अंदर बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उसे पराग कहते हैं, पॉलन कहते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स आपका आ जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर फ्रेंड्स क्या होता है, स्त्री केसर पुष्प का मादा लैंगिक जनन अंग होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि मादा लैंगिक जनन अंग पुष्प का क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। और इसी स्त्री केसर में ही आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां देखिए आपके देखिए मादा जननांग और नर जननांग, ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। तो आपको इन दोनों के अंतर्गत जितने पार्ट्स आते हैं उनको एक बार ध्यान दे देना। अब देखिए जायांग, मादा जननांग आपके जायांग में क्या क्या आते हैं, वर्तिकाग्र आ जाता है, वर्तिका आ जाता है, अंडाशय आ जाता है, ठीक है। और इन्हीं को हम पूर्ण रूप से मिला करके स्त्री केसर कह देते हैं, ठीक है। और फ्रेंड देखिए नर जननांग में क्या आता है, पुमंग में क्या आता है, पराग कोष आता है, पुतंतु आता है, दल आता है, पुंकेसर आता है, बाह्य दल आता है, अंड कोशिका आती है। तो ये सब आपके किसके भाग हैं, ये सब आपके नर जननांग के भाग हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मादा जननांग के भाग हैं, ठीक है। तो आपको एक बार इस चित्र से इन भागों को भी देख लेना है, ठीक। अब फ्रेंड देखिए स्त्री केसर क्या है फ्रेंड्स, स्त्री केसर आपका पुष्प का मादा लैंगिक जनन अंग होता है, आप ये ध्यान देंगे। परागण कैसे होता है फ्रेंड्स, आप परागण की क्रिया को समझिए। पुंकेसर के पराग कणों का स्त्री केसर के अंडाशय पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मतलब पुंकेसर में जो आपके परागकण पाए जाते हैं जब ये स्त्री केसर के अंडाशय पर पहुंच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम परागण कह देते हैं। और ये स्थानांतरित कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये स्थानांतरित हो जाते हैं फ्रेंड्स कीटों के द्वारा, ठीक है। कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए नोट लगाकर यहाँ पर लिखा हुआ है, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है तथा यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। आपसे पूछेगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछेगा कि फूलों की घाटी चमेली किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है, ठीक है। आप यहाँ से इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी पुष्प से संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स फल, तो फल से आप बस इतना याद रखेंगे कि फूल के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा फल का निर्माण फूल के किस भाग से होता है, तो आपका उत्तर होगा कि फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है, ठीक है। और फ्रेंड देखिए टमाटर और भिंडी भी एक फल है, ठीक। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि टमाटर आपका सब्जी नहीं होता है, टमाटर फल के कैटेगरी में आता है। भिंडी भी आपकी सब्जी नहीं होती है, भिंडी फल के कैटेगरी में आती है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फलों के समूह को चुनिए, निम्नलिखित में से सब्जियों के समूह को चुनिए, तो आप इन पर ध्यान देंगे तभी उन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, ठीक है। तो टमाटर और भिंडी भी आपके फल हैं। अब फ्रेंड्स बीज को समझ लेते हैं।
बीज को हम फ्रेंड देखिए, बीज यहाँ पर आपको बस यही समझना है कि पौधे में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं, ठीक है। बीज का निर्माण किससे होता है अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज पर और आगे हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके भाग में महत्व पर केवल यही ध्यान देना है, यही समझना है कि बीजांड से बीज बनता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सीटेट में फ्रिक्वेंटली कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर पूछ लेता है कि पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि पत्ते किस किस पौधे के खाए जाते हैं। अरबी, अरबी मतलब जिसे आप अरुई कह देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अरबी, अरबी मतलब अरुई का पत्ता, धनिया के पत्ते को हम खाते हैं, पत्ता गोभी भी हमारा पत्ता होती है, पालक के पत्ते को खाते हैं और कड़ी पत्ते को खाते हैं, ठीक है। इतने चीजों के पत्ते को हम खाते हैं, ठीक। अब और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए तेज पत्ता भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तेज पत्ते को भी हम खाते हैं, ठीक। तो अरबी के पत्ते को, धनिया के पत्ते को, पत्ता गोभी, पालक, कड़ी पत्ता और तेज पत्ता, इसको हमारे द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड देखिए सहजन, फूल किस पौधे के हम फूल को खाते हैं, तो फ्रेंड्स सहजन के फूल को खाते हैं, केले के फूल को खाते हैं और कचनार के फूल को खाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो आपके फूल हैं ये अन्य अन्य राज्यों में खाए जाते हैं, यहाँ से भी आपका सीटेट में प्रश्न आता है, लेकिन जब हम अपना फूड पे चर्चा करेंगे, फूड वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, सहजन के फूल का प्रयोग कहाँ होता है, कचनार के फूल का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ आप बस इतना ध्यान दीजिए कि फूल किस पौधे के फूल को खाया जाता है, तो फ्रेंड्स सहजन, केला, कचनार, ठीक है, इनके फूलों का हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अब कली, कली पौधे के कली भाग किसका हम खाते हैं, तो फ्रेंड्स लौंग जो होता है पौधे का कली होता है, ठीक है, हम इसको खाते हैं। जड़ हम क्या क्या खाते हैं, तो मूली, गाजर, चुकंदर, ये जड़ होती है जिसको हम खाते हैं। तना हम किसका खाते हैं, तो फ्रेंड्स अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, कलम, ककड़ी हो गया, ये सब फ्रेंड्स तना होते हैं जिसको हम खाते हैं। छाल किसका खाते हैं, तो फ्रेंड्स हम दालचीनी के छाल को खाते हैं। बीज फ्रेंड्स सरसों, धान, बाजरा, चना इत्यादि के हम बीजों को अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। फली हम किसका खाते हैं फ्रेंड्स, तो मटर और सहजन का फली खाते हैं। फली का मतलब होता है फ्रेंड्स जो फोड़ करके निकाली जाए, ठीक है। तो मटर और सहजन के फली को खाते हैं। कुछ जगहों पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हाँ मटर और सहजन के ही फली को खाया जाता है, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में यही गिवन है तो आपका यहीं से प्रश्न आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। अब देखिए फ्रेंड्स नोट लगा करके दिया हुआ है, साबूदाना बीज नहीं होता है बल्कि यह सागो पाम नामक पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है। ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीटेट में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है। 3 विकल्प ऐसे होंगे जिनमें आपको बीज दे दिया जाएगा, जैसे काली मिर्च ऑप्शन में दे दिया जाएगा, सौंफ दे दिया जाएगा, बाजरा दे दिया जाएगा, चौथा विकल्प आपको साबूदाना का दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स साबूदाना आपका बीज नहीं होता है बल्कि यह सागो नामक पेड़ के तने से प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स सागो पाम होता है, ठीक है, सागो पाम एक पेड़ है, जब इसके तने को काट देते हैं तो इसके अंदर से जो दूध वगैरह निकलता है उसको जमा करके साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, साबूदाना बीज नहीं होता है। और अगर आपसे नए डायमेंशन से प्रश्न बनाएगा तो पूछ लेगा कि साबूदाना किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है कि साबूदाना हम सागो पाम नामक वृक्ष से प्राप्त करते हैं। अब फ्रेंड देखिए पौधों के प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आता है और आने की संभावना भी है, तो इसलिए हम पौधे के प्रकार पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स पौधे के प्रकार, तो फ्रेंड देखिए पौधे के प्रकार तो कई तरह के होते हैं, जैसे उनमें अनुकूलन के आधार पर भी उनमें प्रकार पाया जाता है, जैसे आपका जलोदभेद, मरोदभेद, आपका समोदभेद, ठीक है, ये भी पौधे का प्रकार हो गया। और भौतिक विशेषता और आकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। मतलब आकार के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे, जैसे कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पौधे आपके लतानुमा होते हैं, कुछ पौधे आपके मोटे तगड़े होते हैं, तो उनके आधार पर भी हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, भौतिक विशेषता और आकार के आधार पर पौधे का वर्गीकरण समझेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए सबसे पहले शाक हब्स को समझते हैं, ये क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए शाक हब्स ऐसे पादप होते हैं जिनकी टहनियां और तना बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है।
इनकी जो टहनियाँ होती हैं और तने होते हैं ये कमज़ोर होते हैं और आप ये देखेंगे एक घास की तरह एकदम झाड़ी नुमा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए देखिए क्या है, साग छोटे पादप होते हैं, इनकी टहनियाँ व तना हरे रंग का होता है, इनमें पत्तियाँ अधिक होती हैं। ठीक है फ्रेंड देखिए यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनेगा, आपका प्रश्न कहाँ से बनेगा, जो इसका उदाहरण है यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, साग का उदाहरण पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आपका साग यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं, आप अपने घर में जितना भी साग खाते हैं, मेथी का, पालक का, बेथुआ का, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब फ्रेंड्स आपके साग होते हैं, हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे आपका धनिया, मेथी, पालक, ये सब आपके क्या है, साग हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें आप देखेंगे ये बहुत ही घने होते हैं, इनकी पत्तियां अधिक होती हैं और तना इनका देखेंगे हरे रंग का होता है विशेष रूप से, और ये कमजोर होते हैं। ठीक है, तो ये साग की विशेषता हो गई, आप इनके उदाहरण को याद रखेंगे। अब फ्रेंड देखिए हमारी आ जाती है झाड़ी। ठीक है, झाड़ी मतलब सब्ज, तो झाड़ी में फ्रेंड्स क्या होता है, झाड़ी की विशेषता क्या है, झाड़ी का आकार जो होता है फ्रेंड्स साग से बड़ा होता है। जहां फ्रेंड्स आप साग देखेंगे, साग हम देखे थे कि हमारा साग छोटे आकार का था और छोटा पादप था, वहीं हमारी जो झाड़ी है वो बड़े आकार की है, साग से बड़ी है लेकिन वृक्ष से छोटी होती है। ठीक है, तो झाड़ी का आकार साग से बड़ा होता है, इसका तना कठोर व मजबूत होता है, इसमें टहनियाँ अधिक होती हैं। फ्रेंड देखिए साग की विशेषता क्या थी, साग का आकार छोटा था और उसका तना कठोर और मजबूत नहीं था। ठीक है, और उसमें टहनियाँ नहीं थी। लेकिन झाड़ी में क्या है फ्रेंड्स, झाड़ी का जो आकार होता है वो साग से बड़ा हो जाता है और तना कठोर और मजबूत हो जाता है और इनमें टहनियाँ अधिक होती हैं। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एक इमेज लगाया गया है झाड़ी का समझने के लिए, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए गुड़हल, गुलाब, नींबू आदि जो भी आपके ऐसे पौधे होते हैं जो साग से बड़े होते हैं, ठीक है, और जिनमें तना थोड़ा उनका कठोर हो जाता है आपका क्या कहते हैं, साग की अपेक्षा, तो फ्रेंड्स झाड़ी के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे आपका गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, नींबू हो गया, और भी आप अपने घरों पे आसपास देखते होंगे कई ऐसे पौधे होते हैं जो वृक्ष के जितना बड़े नहीं होते हैं, थोड़े छोटे ही होते हैं, लेकिन उनका तना क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और उनमें कई सारी शाखाएं निकली होती हैं, टहनियाँ अधिक होती हैं, तो आपका सब्ज होता है। ठीक, आपका झाड़ी होता है, तो इनका आप उदाहरण याद रखेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले बिंदु पर। तो फ्रेंड देखिए वृक्ष, वृक्ष की विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स, वृक्ष अत्यधिक विशाल होता है, इसका तना कठोर तथा मजबूत होता है, वृक्ष में बहुत सारी टहनियां होती है। वृक्ष का आप उदाहरण देख सकते हैं, पीपल, बरगद, आम, नीम आदि। ठीक है, ये सब आपके वृक्ष के उदाहरण है। तो आपसे फ्रेंड देखिए साग और झाड़ी, वहीं से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। वृक्ष से आपका प्रश्न बनेगा तो आपसे वृक्ष के उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण पूछे जाएंगे तो साग और झाड़ी से ही पूछे जाएंगे, तो वृक्ष आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरह से मैं समझने के लिए इसको लिया हूँ, और भी वृक्ष से संबंधित टॉपिक है, आपके कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष हैं जहां से प्रश्न बनता है, उनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए लता, बेल। अब देखिए फ्रेंड्स लता और बेल, लता बेल आप समझते होंगे, देखे होंगे, जैसे मनी प्लांट होता है, और आप अपने घर पे आसपास देखे होंगे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ये सब जो भी ऐसे पादप होते हैं हमारे लता के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स, ये पौधे अत्यंत कमजोर होते हैं तथा स्थिर नहीं रह सकते। फ्रेंड्स लताएं देखिए स्थिर नहीं रहती हैं, जिस तरह से हमारा पेड़ देखेंगे, साग देखेंगे, झाड़ी आप देखेंगे, ये सब एक स्थान पे स्थिर रहते हैं, लेकिन लताएं स्थिर नहीं रहती, ये इधर उधर ऐसे, इधर कभी इधर ऐसे बढ़ती रहती हैं, तो स्थिर नहीं रहती। इन्हें स्थिर करने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स आप देखे होंगे खेतों में कि जब कोई ऐसा खेती किया जाता है जिनके पादप लतानुमा होते हैं, तो उनको सहारे के लिए कुछ अपना ऊपर कुछ बना करके उस पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इनको सहारे की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड देखिए आपका लता से प्रश्न कहां से आता है, लता के प्रकार से प्रश्न आता है। फ्रेंड्स आपका लता दो प्रकार का होता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। आपका प्रश्न सीटेट में वहीं से आता है और आया भी हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ से विसर्पी और आरोही लता से आपका सीटेट में प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स विसर्पी लता क्या होती है, यह जमीन में बड़े भूभाग पर फैल सकती है। ठीक है, खरबूजा आपका हो गया, तरबूजा हो गया, ये इसके उदाहरण है। मतलब देखिए फ्रेंड्स जो विसर्पी लताएं होती है ये जमीन पर बड़े भूभाग पर फैल सकती हैं। ठीक है, ये जमीन पर विशेष रूप पर ये जमीन पर होती हैं। आरोही लता आपकी क्या होती है, ये लताएं सहारा लेकर ऊपर की ओर आगे बढ़ती हैं। ठीक है,
जिन लताओं को आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जिनको किसी सहारे से, बांस के सहारे या किसी लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है, वो लताएं आपकी आरोही होती हैं। और फ्रेंड्स विसर्पी लताएं आपकी क्या होती है, जो जमीन पर रहती है, बड़े भूभाग पर फैल सकती हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आरोही लता का आपका उदाहरण क्या है, अंगूर, खीरा, मनी प्लांट, अमर बेल, ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी आरोही लता के उदाहरण है। और फ्रेंड्स यहाँ से आपका सीटेट में प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, आप समझेंगे कैसे विसर्पी लता और आरोही लता को, आसानी से आप समझेंगे कैसे, क्योंकि कई बार एग्जामों में कंफ्यूजन हो जाता है हमको कि विसर्पी लता क्या है, आरोही लता क्या है, क्योंकि हम डेफिनेशन रटे होते हैं और रट्टाफिकेशन फ्रेंड्स नहीं चलता है। ठीक है, रट्टाफिकेशन आपको एक समय पर धोखा दे देता है, तो इसको समझिए। विसर्पी, विसर्पी शब्द में सर्प शब्द का प्रयोग हुआ है। और फ्रेंड्स सर्प कहाँ चलता है, सर्प जमीन पर रेंगते हुए चलता है। ठीक है, तो जो लताएं जमीन पर रेंगते हुए बड़े भूभाग पर फैल जाती हैं, उनको हम कहते हैं विसर्पी लता। और इसका जस्ट अपोजिट, जब आप विसर्पी समझ गए तो आरोही अपने आप समझ जाएंगे कि ये सहारा लेकर के ऊपर की ओर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आप इनके उदाहरण याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका आ जाता है रेगिस्तानी योग। ठीक है, यहाँ से भी आपका खूब प्रश्न पूछा जाता है रेगिस्तानी योग से, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या ये सीटेट का कह सकते हैं कि फेवरेट है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पादप में पत्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पादप में पत्तियां नहीं होती हैं। आपसे पूछा जाता है रेगिस्तानी ओक की विशेषता दे देगा 4-5, उसमें से चूज करना होता है कौन कौन सा सही होता है, तो वहां पर विकल्प में दे देता है कि इसकी पत्तियां नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इसकी पत्तियां नहीं होती हैं, रेगिस्तानी ओक की पत्तियां होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देख भी सकते हैं इसकी पत्तियां हैं, अन्य पौधों के कंपैरिजन में इसमें उतनी पत्ती नहीं होती है, लेकिन इसकी पत्तियां होती हैं। और जब ये फ्रेंड्स कुछ सालों, कई सालों पुराना हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छायादार भी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पत्तियां होती हैं। ठीक, आपको याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक की पत्तियां होती हैं और इसके नीचे लोग गर्मियों में बैठ करके आराम करते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रेगिस्तानी ओक के नीचे जो बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, वो धूप में इसके नीचे बैठ करके आराम भी करते हैं। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां भी होती हैं लेकिन कम होती हैं। ठीक है, विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियां होती हैं। ठीक, अब फ्रेंड देखिए, इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। ये फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन वाले एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है आपके सीटेट में कि जो रेगिस्तानी ये ओक होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी जो ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, ये सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर तक जाती हैं। फ्रेंड्स क्योंकि देखिए, ये वृक्ष क्या होता है, ये वृक्ष रेगिस्तानों में उगता है। ठीक है, विशेष रूप से आपका ये फ्रेंड्स भारत में आपका कह सकते हैं कि राजस्थान में होता है, और ये आपके राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप बताएंगे खेजड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इस वृक्ष की जड़ें होती हैं वो 30 गुना, इस वृक्ष के 30 गुना अंदर गहराई तक चली जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, तो पानी की तलाश में इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर तक चली जाती हैं। ठीक है, 30 गुना भीतर जमीन के भीतर तक चली जाती हैं। ठीक है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। ठीक, इसके इलाके के लोग पानी की कमी होने पर तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस जो पेड़ का तना होता है, इसके तने के अंदर पानी भी जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग जो अब तो नहीं निकालते हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे, जब पानी के लिए कुआं वगैरह का प्रयोग होता था, तब जब गर्मी में पानी की कमी होती थी, तो इसके तने में ऐसे मान लीजिए इसका तना होता था, तो यहाँ पर एक पतली पाइप डाल करके इसके तने से पाइप निकाल लेते थे। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि इसकी जो जड़ें होती हैं इस वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर चली जाती हैं, और पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता है, और इस इलाके के लोग आवश्यकता पड़ने पर पतली पाइप डाल करके पानी भी निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रेगिस्तानी ओक की बात हो गई। ठीक है, ये आप याद रखें। अभी फ्रेंड देखिए, गलती से मैं कह दिया हूँ कि ये
क्या कहते हैं आपका राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो फ्रेंड्स राजस्थान का राजकीय वृक्ष रेगिस्तानी ओक नहीं है, वो है फ्रेंड्स खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष आपका खेजड़ी है। ठीक, तो वो खेजड़ी के संबंध में था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम खेजड़ी को भी अपना चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, गलती से निकल गया। आगे चलते हम अपने अगले वृक्ष पर। अगला वृक्ष देखिए फ्रेंड्स, क्रोटन पौधा। यहाँ से भी फ्रेंड्स आपका सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है क्रोटन पौधे से। तो इसको फ्रेंड्स आप समझिए कि इसको संकेतक पादप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका संकेतक पादप। आप बस इतना अपने दिमाग में रखिएगा कि आपका ये क्या है, ये फ्रेंड्स आपका संकेतक पादप होता है, ये सिग्नल देता है। अब कैसे सिग्नल देता है ये समझिए। यह पौधा जमीन की स्थिति के बारे में संकेत देता है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां भी सूख कर झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी की स्थिति का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का संकेत होता है। फ्रेंड देखिए, ये पौधा क्या होता है, मिट्टी के बारे में संकेत देता है। ठीक है, जमीन की स्थिति के बारे में संकेत देता है, ये इसकी विशेषता है। और संकेत क्यों देता है, क्योंकि फ्रेंड जब मिट्टी में पानी सूखने लगता है तो इसकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां भी सूख करके गिरने लगती हैं, जिससे किसानों को या जो भी इंसान होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब फसल को जल की आवश्यकता है। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं मिट्टी में जल कम हो जाने के कारण, क्योंकि इसका जो जड़ होता है वो कम विकसित होता है। अब जब जड़ कम विकसित है तो जाहिर सी बात है कि जब ऊपरी सतह पर ही जड़ है तो वहाँ पर जब पानी की कमी होगी तो पौधा सूखने लगेगा। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक, और फ्रेंड्स क्या है, इसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती। आप ये सब इसकी विशेषताएं इनको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गहराई तक नहीं जाती हैं तभी तो ये जल्दी सूखने लगता है। इसकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती हैं, यह बताता है कि कब पानी की आवश्यकता है। इसकी बहुरंगी पत्तियां होती और अक्सर भू निर्माण और सौंदर्यीकरण के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। फ्रेंड्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में प्रश्न नहीं आया है लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुरंगी होती हैं। ठीक है, आप यहाँ ऊपर देख भी सकते हैं, ये बहुरंगी हैं इसकी पत्तियां। और क्या होती हैं, ये भू निर्माण और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। सौंदर्यीकरण का मतलब है फ्रेंड्स डेकोरेशन। आप देखेंगे अपने घरों में लोग इस पौधे को लगाते हैं तो डेकोरेशन भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम समझते हैं नेपेंथीस को। नेपेंथीस हमारा कीट भक्षी पौधा होता है और यहाँ से भी आपका ये सीटेट का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फेवरेट है। ठीक है, यहाँ से भी आपका सीटेट खूब प्रश्न पूछता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप याद रखिए कि जो नेपेंथीस पौधा होता है ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों जगहों का नाम आपको याद रखना। आपके सीटेट में सीधा सीधा पूछा जाता है कि नेपेंथीस पौधा कहाँ पाया जाता है, तो आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स, और इसकी क्या विशेषता है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जैसे चूहा, मेढक आदि का शिकार करता है, अतः इसे कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्या कर लेता है, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे आपके मेढक हो गए, चूहे हो गए, इन सबको क्या करता है, पकड़ करके शिकार कर लेता है। ठीक है, आपसे सीटेट में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये पौधा क्या करता है, छोटे कीड़े मकोड़े जैसे चूहे, मेढक आदि का शिकार करता है। ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि बड़े कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है या छोटे कीड़े या कीड़े मकोड़ों का शिकार नहीं करता है, या ऑप्शन में कभी कभी दे देगा चूहा मेढक का शिकार करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पौधा है, पौधा चूहा और मेढक का शिकार कैसे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये चूहा और मेढक का भी शिकार करता है। ठीक है, और ये आपका कीट भक्षी पौधा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी अगली विशेषता क्या है, इस पौधे का मुख जो होता है वो लंबे घड़े के समान दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स फिगर में कि इसका जो मुख है ये लंबे घड़े के समान होता है और यहाँ पर एक ढका भी होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक ढकने के लिए भी बना होता है। ठीक है, तो इस पौधे का मुख लंबे घड़े के समान दिखता है जिसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है। ठीक, और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, ये पौधा अपने अंदर से खुशबू निकालता है। ठीक है, और इसी खुशबू से आकर्षित होकर के कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं और इसमें फंस जाते हैं और इसका भक्षण और इस पौधे का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपसे सीटेट कंफ्यूज क्या करता है, खुशबू के जगह पर आवाज लिख देगा। क्या लिख देगा, आवाज लिख देता है कि आवाज निकालता है। तो ये आवाज नहीं निकालता है, एक खुशबू निकालता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है
कि आवाज़ नहीं खुशबू निकालता है। अब फ्रेंड देखिए ये नए डायमेंशंस का आपसे क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, कीट भक्षी पौधे स्वयं में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगर फ्रेंड देखिए यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये सब कुछ पूछा जा रहा है कि कीटों का भक्षण करता है, कहाँ पाया जाता है, खुशबू निकालता है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ से प्रश्न बनने का स्वाभाविक सा तर्क है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आखिर ये कीटों का भक्षण करते क्यों हैं। सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये कीटों का भक्षण करते क्यों हैं। तो ये फ्रेंड्स स्वयं में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है। और जब ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो इसी नाइट्रोजन से इनको प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कीटों का भक्षण किस लिए करते हैं कीट भक्षी पौधे, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड देखिए नेपेंथिस को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, जैसा कि इसका जो आप देखेंगे जो ये पौधा होता है इस तरह से कुछ घड़े के आकार का होता है, इसके ऊपर ऐसे एक पत्ती लगी होती है, तो ये फ्रेंड्स इसीलिए इसको घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए अन्य कीट भक्षी पौधे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप आदि हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट भक्षी पौधों का समूह है, तो फ्रेंड ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप और आपका नेपेंथिस, ये सब कीट भक्षी पौधे होते हैं। और ये कहाँ उगते हैं फ्रेंड्स, ये आपसे देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहाँ उगते हैं फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स दलदली, कहाँ, दलदली जगहों पर, ठीक है। कहाँ उगते हैं, दलदली जगहों पर उगते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कीट भक्षी पौधे कहाँ पर उगते हैं, तो ये फ्रेंड्स दलदली जगहों पर उगते हैं, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स बरगद, यहाँ से भी आपका सीटेट में प्रश्न आता है, तो आइए बरगद को हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो बरगद में याद रखिए आप कि यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आप सभी जानते भी होंगे। अब फ्रेंड देखिए आपका प्रश्न क्या बनता है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। आपसे फ्रेंड्स सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया सीटेट में कि बरगद पेड़ की लटकन क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कि लटकन, जो बरगद पेड़ की लटकन होती है वो उसकी जड़ें होती हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं ये सब जो लटकन है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब उसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो बरगद पेड़ की जो लटकन होती है ये उसकी जड़ें होती हैं। यह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टहनियों से निकली हैं और जमीन के अंदर चली गई, जिसे स्तंभ जड़ कहते हैं, तथा यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि बरगद के पेड़ की लटकन क्या होती है, तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछेगा कि बरगद के पेड़ से जो जड़ें लटकती हैं वो किस प्रकार की जड़ें होती हैं, तो वो फ्रेंड्स होती है आपकी स्तंभ जड़, ठीक है। आपसे नए डायमेंशंस का क्वेश्चन बनाएगा तो यही स्तंभ जड़ पूछेगा, ठीक है। अब चलते हम अपने अगले पेड़ पर। अब देखिए फ्रेंड्स खेजड़ी वृक्ष हमारा आ गया, ये भी कह सकते हैं कि ये सीटेट का आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ जब हम क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओक को पढ़ रहे थे, रेगिस्तानी ओक को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम खेजड़ी को लेकर के कुछ चर्चा कर लिए थे गलती से। अब आइए इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए खेजड़ी क्या है फ्रेंड्स, यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेष रूप से आपका भारत के राजस्थान में पाया जाता है। और ये आपके राजस्थान का क्या है फ्रेंड्स, आपके राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष फ्रेंड्स खेजड़ी है, ठीक है। तो यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते तथा यह वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स जो इसकी लकड़ी होती है इस पेड़ की, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इनमें एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इसकी लकड़ी में, जिसकी वजह से इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसकी जो छाल होती है, छाल का मतलब होता है फ्रेंड जो ये पेड़ होता है इसके ऊपर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से लगा रहता है आपका, कुछ काले कलर का, कुछ ब्राउनिश कलर का, तो इसको आप निकाल कर अलग भी कर सकते हो, तो वही छाल कहलाता है। तो इसके छाल का उपयोग किस में किया जाता है, दवाइयों को बनाने में इसके छाल का उपयोग होता है, ठीक है। यह कम जल में बढ़ सकता है फ्रेंड्स, साधारण सी बात है, जब मरुस्थलीय पौधा है तो कम जल में भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो जल होता ही नहीं है, जल की आपूर्ति होती है, जल कम होता है, ठीक है। तो यह कम जल में बढ़ सकता है, अर्थात इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यह एक छायादार वृक्ष है,
आपसे फ्रेंड्स सीटेट में कई बार विकल्प दे करके पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक की विशेषताएं क्या क्या हैं। उसमें आपका दे दिया जाता है कि छायादार वृक्ष है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये रेगिस्तान में उगता है तो ये छायादार कैसे हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो सामान्यतः छायादार नहीं होते हैं, उनमें पत्तियां कम होती हैं और कुछ पौधों में पत्तियां होती ही नहीं है, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये छायादार कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यही तो इस वृक्ष की खासियत है, इसीलिए तो ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ये छायादार होता है, इसकी लकड़ी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, ठीक है। और बच्चे इसकी इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ये आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ था तो मैं लिख दिया जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लगे, ठीक है। छायादार वृक्ष अब कितना छायादार होगा आप समझ सकते हैं कि बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये कितना घना है, कितना छायादार है, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, इसकी जो फलियां होती हैं इसको पका करके खाया जाता है, ठीक। देख रहे हैं इसकी कितनी विशेषता है, ये कितना विशेषताओं से भरा हुआ है। इसकी फलियों को पका करके खाया जाता है, इसमें पत्तियां अधिक होती हैं, ये छायादार होता है, इसको कम जल की आवश्यकता होती है, इसकी लकड़ी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में किया जाता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अब फ्रेंड देखिए, ये नोट आप ध्यान रखेंगे, नीम कीकड़ खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि नीम के पेड़, कीकड़ के पेड़ और खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, सब्जियों पर चर्चा कर लेते हैं। सब्जियों से भी हमारा सीटेट में क्वेश्चन आते रहता है, तो अब हम सब्जियों को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अधिकतर सब्जियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, फूल होते हैं, और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी में था तो मैं इसे ले लिया हूँ आपको समझने के लिए। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं। अब फ्रेंड्स फूल क्या होती हैं, आपकी पत्ता गोभी, आपकी फूल गोभी हो गई, आपका देखेंगे और भी कई सारे आपके जो भी सब्जियां हैं वो फूल होती हैं, और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं, ठीक है, जैसे आपका टमाटर वगैरह फल होता है। अब फ्रेंड्स चर्चा कर लेते हैं विदेश से आने वाली सब्जियां। यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आया, ठीक है। भिंडी अफ्रीका से आई थी, गोभी और मटर यूरोप से आया, सोयाबीन चीन से आया, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो भी चीन में होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे कि कौन सी सब्जी कहाँ कहाँ से आई, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ नोट लगा करके लिखा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नए डायमेंशन से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये केला जो पौधा है ये आपकी एनसीईआरटी में है, और इस पौधे के बारे में जो विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं वो दोनों भी एनसीईआरटी में है, लेकिन सीटेट कभी यहाँ से प्रश्न नहीं बनाया, ठीक है। कभी एग्जामिनर अगर ध्यान दे देगा तो प्रश्न बना देगा, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है कि एक शाकीय पादप है, ठीक है, केला आपका शाकीय पादप है जिसके फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछेगा कि किस पादप के किस पौधे के फल और फूल दोनों खाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा केला, क्योंकि केले के फल भी खाए जाते हैं और फूल भी खाए जाते हैं, और ये दोनों आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए केले के फल किसको पसंद होते हैं, तो ये आपके हाथी के पसंद होते हैं, ठीक है, हाथी को केले बहुत पसंद है, और फूल भी फ्रेंड्स केले के खाए जाते हैं, ठीक। तो ये दोनों आपका खाया जाता है, और केले का जो फूल होता है फ्रेंड्स ये मनुष्यों द्वारा भी खाया जाता है, ठीक है। तो आपको केले का जो फल होता है मनुष्यों द्वारा भी खाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, पादप में पारिस्थितिकी अनुकूलन, मतलब इकोलॉजिकल जो अनुकूलन है, जो पारिस्थितिकी अनुकूलन है पादपों में, वो कैसा होता है, तो आपका यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है, आपके ऑनलाइन वाले में भी पूछा गया है, तो अब हम इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा है जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स। ये पौधे कैसे होते हैं, तो फ्रेंड देखिए, ये पौधे जल में अथवा अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे जलोद्भिद पौधे जल में अथवा अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं, ठीक है। इनकी दो विशेषताएं, आपको यही दोनों विशेषताएं याद रखनी कि ये जल अथवा अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाएंगे, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती हैं, ठीक है। इनका उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, कमल, हाइड्रिला, जल लिली, ठीक है।
अब फ्रेंड्स इसके बाद से आपका आ जाता है समोद्भिद। ठीक है, समोद्भिद आपके मेसोफाइट्स क्या होते हैं, तो ये फ्रेंड्स सामान्य स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, सामान्य स्थान मतलब जैसे आपके बाग बगीचे खेत आदि में जो उगने वाले पौधे होते हैं, इन्हें ये आपके समोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आपका मक्का टमाटर धान ये आपके उदाहरण हो गए। अब अगला समझते हैं हम। अगला फ्रेंड्स आपका मरूदभिद। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। मरूदभिद जीरोफाइट्स, ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मरुस्थल में उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं। इन्हें जल की कम आवश्यकता होती है तथा इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। ठीक है, इन पौधों को जल की आवश्यकता कम होती है और जड़ें गहराई तक कम जाती हैं। अब भाई जल की जब कम आवश्यकता होती है और वहाँ पर जल होता ही नहीं है तो जो इनकी जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। ठीक, इनकी पत्तियाँ छोटी होती है तथा कांटे में रूपांतरित हो जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जैसे आपके कैक्टस वगैरह, उनकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, इनका तना गद्देदार होता है। ठीक है, इनका तना जो होता है फ्रेंड्स वो गद्देदार होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, इनको काटेंगे तो आप अंदर देखेंगे गद्देदार होता है। ठीक है, जैसे कैक्टस वगैरह का जो तना होता है वो गद्देदार होता है। अब इनके उदाहरण फ्रेंड्स क्या है, कैक्टस खेजड़ी एकासिया। ठीक, ये आपके मरूदभिद जीरोफाइट्स जो आपके प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए लवणोद्भिद आपका हेलोफाइट्स, एक ऐसा पौधा होता है फ्रेंड्स, तो ये पौधा फ्रेंड्स आपके खारे जल वाली अथवा दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इनकी विशेषता आपकी क्या होती है, इनकी जो सबसे ज़्यादा विशेषता है एक खारे जल, मतलब ये दलदल में भी उगेंगे ना, तो ये दलदल कैसा होगा, ये दलदल खारा होगा। ठीक है, तो ये खारे जल वाली जगहों अथवा दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आपका उदाहरण है साल्ट मार्श। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि खारे जल वाली जगहों अथवा दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो वो आपके लवणोद्भिद कहलाते हैं और इनके अंतर्गत आपका साल्ट मार्श आता है। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स विशेषता क्या होता है, बहुत कम पौधे होते हैं जो लवणोद्भिद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नमक में सरवाइव करना, खारे जल में सरवाइव करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, इसलिए खारे जल में सरवाइव कर पाना बहुत कम पौधों की विशेषता होती है। और आपका ये जो साल्ट मार्श में एग्जाम्पल में लिखा हुआ हूँ, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा भी तो एग्जाम्पल में साल्ट मार्श पूछने की अधिक संभावना बनती है। ठीक है, और फिर देखिए आपका खारे जल का सागर, आपसे प्रश्न अगर पूछ लेगा खारे जल का सागर। ठीक है, खारे जल का सागर, खारे जल का सागर किसे कहते हैं, तो ये होता है फ्रेंड्स मृत सागर। कौन सा है फ्रेंड्स, मृत सागर है, डेड सी है। ठीक है, मृत सागर फ्रेंड्स क्या होता है, मृत सागर में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये क्या कहते हैं, इसमें इतना अधिक नमक होता है, इतना अधिक लवणता होती है फ्रेंड्स कि इसे खारे जल का सागर कहा जाता है। ठीक है, और कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा सागर है जिसमें हम तैर सकते हैं। ठीक है, तो वह फ्रेंड्स आपका मृत सागर। ठीक, कौन सा सागर है आपका, वह फ्रेंड्स आपका मृत सागर, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका मृत सागर, डेड सी। ठीक है, और ये फ्रेंड्स क्या है, दुनिया का जो है ये सबसे खारे पानी वाला सागर है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि खारे जल का सागर, दुनिया का सबसे खारे पानी वाला सागर कौन सा है, तो है फ्रेंड्स आपका मृत सागर। अगर आपसे पूछेगा कि मृत सागर में किस सागर में मनुष्य तैर सकता है, तो है फ्रेंड्स आपका मृत सागर। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे अगर पूछ लेगा कि क्या कहते हैं, ठीक है, इतना ही पूछेगा आपसे, यहाँ तक आप ध्यान दीजिए, इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, और भी कुछ बातें हैं कि कितने किलोग्राम प्रति वाटर लीटर आपका साल्ट पाया जाता है, तो उतना अंदर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखें कि मृत जल का सागर आपका मृत सागर को कहते हैं, ये दुनिया का सबसे खारीय सागर है, सबसे खारा सागर है। ठीक है, और इसमें हम तैर सकते हैं। ठीक, इसमें हम डूबेंगे नहीं। अब फ्रेंड देखिए सिंचाई, सिंचाई से भी फ्रेंड्स आपका प्रश्न आता है। ठीक है, और आपके ऑनलाइन वाले में भी सिंचाई से क्वेश्चन आया हुआ है, तो सिंचाई को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, सॉरी आसान तो होगा ही होगा,
मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आसान तो मैं आपके लिए बना ही दूंगा, लेकिन जितना आसान होगा उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उगाई गई फसल को उसकी आवश्यकता के अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैं इसकी परिभाषा लिख दिया हूँ कि सिंचाई क्या है फ्रेंड्स, जो भी फसल उगाते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार जब उसको जल देते हैं तो वही सिंचाई कहलाती है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियां जो हैं, जो मॉडर्न आपके मेथड्स हैं सिंचाई के, वो यहाँ से ही आपका सीटेट में प्रश्न आता है। और आपका यहाँ से प्रश्न आया भी हुआ है। आपका ये जो ड्रिप मेथड है यहीं से प्रश्न भी आया था। ठीक है, तो हम ड्रिप मेथड को समझते हैं। ड्रिप मेथड क्या है? तो फ्रेंड्स, इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में पाइप के माध्यम से बूंद बूंद करके डाला जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल की हानि नहीं के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि क्या किया जाता है। जो पौधे का जड़ क्षेत्र होता है, मतलब देखिए यहाँ एक लाइन से आपके पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ऐसे किनारे किनारे पाइप बिछी हुई है और ये जो पाइपें हैं ये पौधों के जड़ों में गई हैं। ठीक है, मतलब सीधे पौधों के जड़ों में पानी डाला जाता है। ठीक, जिससे जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका विशेष लाभ यही है इस सिंचाई का, जो इसकी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल की हानि कम के बराबर। क्योंकि पहले सिंचाई क्या होता था, एक पाइप लगा देते थे, पूरे खेत में पानी भर जाता था और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर चला जाता था, तो इसमें हमें जल का हानि होता था। लेकिन जब जड़ों में सीधे पहुंचाया जाता है तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे आपका क्या हो जाता है, जिससे आपका फ्रेंड्स जल की हानि नहीं के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यह विधि समतल भूमि में अधिक उपयोगी है। ठीक है, कहाँ उपयोगी है? तो समतल भूमि में अधिक उपयोगी है। और इसका जो ठीक आपका अपोजिट होता है, जो आपका यहाँ देखेंगे फव्वारा विधि है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, आपका ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, तो ड्रिप सिस्टम विधि में आप क्या समझे, इसमें जो जड़ क्षेत्र होता है पौधे का, उसमें पाइप के माध्यम से आपका बूंद बूंद करके जल डाला जाता है और वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल की हानि नहीं के बराबर होती है। यह विधि समतल भूमि में अधिक उपयोगी होती है। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं अपने फव्वारा विधि को, स्प्रिंकलर सिस्टम को। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम में आपको क्या समझना है, यह सिंचाई करने का एक उन्नत साधन और तकनीकी है। ठीक, इस तकनीकी के माध्यम से सिंचाई ऐसे की जाती है मानो बरसात हो रही हो। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसमें फव्वारा, ठीक है, फव्वारा की तरह आपका सिंचाई की जाती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से सिंचाई की जाती है। यह लगता है कि जैसे बरसात हो रही हो। देश में इसको फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं। ठीक है, वही है फव्वारा सिंचाई, फव्वारा विधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें फव्वारा की तरह सिंचाई की जाती है। और इसकी फ्रेंड्स विशेषता क्या है, यह विधि असमतल भूमि एवं जल की कमी वाले स्थान पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, हमारी जो आपका ड्रिप सिस्टम था, आपका यहाँ पर देखिए ड्रिप मेथड था, ये क्या था फ्रेंड, ये ऐसा था कि जो समतल भूमि पर था। और यही हमारा जो स्प्रिंकलर विधि है, फव्वारा विधि है, वो असमतल भूमि पर जल की कमी वाले स्थानों पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों विधियों को ध्यान रखेंगे। अगर आपका सिंचाई से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं दो विधियों से आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए झूम खेती, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आपका फ्रिक्वेंटली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, आपका पहला बिंदु क्या है जो आपको समझना है, झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि झूम खेती किस प्रकार की कृषि है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स कि जो झूम खेती होती है यह आपकी स्थानांतरण कृषि होती है। ठीक है, क्योंकि स्थानांतरण कृषि क्यों होती है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, जब जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, तो उस जमीन को छोड़ करके किसान अन्य जमीन पर जा करके खेती करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्थानांतरण कृषि कहलाती है। ठीक है, क्योंकि भाई जब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाएंगे तो स्थानांतरण हो गया, तो इसीलिए आपकी स्थानांतरण कृषि कहलाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि झूम खेती किस प्रकार की कृषि है, तो ये फ्रेंड्स स्थानांतरण कृषि है। ठीक है, यह पूर्वोत्तर भारत मिजोरम में सामान्य प्रकार की कृषि है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं पूर्वोत्तर भारत भी लिखा हूं और मिजोरम भी लिखा हूं। इन दोनों शब्दों के पीछे मेरा एक विशेष
निर्देश छुपा हुआ है। आपका एक बार सीटेट के ऑफलाइन वाले पेपर में पूछा था कि झूम खेती कहाँ होती है, तो विकल्प में आपको मिजोरम नहीं दिया गया था, वहां पर पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिणी राज्य, उत्तर पश्चिम राज्य इस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना कि पूर्वोत्तर राज्य में आपकी झूम खेती होती है, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य कहाँ फ्रेंड्स, ये आपका मिजोरम में, ठीक है। आपसे मिजोरम भी पूछा जा सकता है और मिजोरम नहीं ऑप्शन में देगा तो पूर्वोत्तर राज्य दे देगा, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा कि जो झूम खेती है वो पूर्वोत्तर राज्य और मिजोरम दोनों में की जाती है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा पॉइंट क्या है, झूम खेती एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सके, ठीक है फ्रेंड। झूम खेती में क्या होता है फ्रेंड्स, ये लगातार आपकी जो हम लोग जो सामान्य कृषि करते हैं उस तरह से नहीं की जाती है। इसको एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इससे क्या होता है, उनमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मतलब फसल को जो पैदा करने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जमीन को काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, आराम करने के लिए, तभी तो ये स्थानांतरण कृषि कहलाती है। तो ये आप याद रखेंगे। इस जगह पर जो बांस और खरपतवार उग जाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। फ्रेंड देखिए, जो इस स्थान पर बांस होता है, खरपतवार होता है, उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, गिरा करके जला दिया जाता है और जलाने के बाद से जो उनकी राख होती है वो उर्वरक के रूप में काम करती है। क्या करती है, उर्वरक के रूप में काम करती है। आप ये भी ध्यान देंगे कि बांस और खरपतवार उग जाते हैं, उन्हें उखाड़ते नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और उनको गिराकर जला देते हैं और जलने के बाद जो उनकी राख होती है वो खाद के रूप में प्रयोग में ले ली जाती है, जिससे जमीन की उर्वरक शक्ति जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, झूम खेती में जमीन को जोता नहीं जाता है, ठीक है, बस मिट्टी को हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। जिस प्रकार हम लोग जमीन को खेतों में ट्रैक्टर में फार वगैरह लगा करके जोतते हैं, वैसे झूम खेती में जमीन को जोतते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, हल्का सा हिला देते हैं, मतलब कुछ खुरपी वगैरह से हल्का सा जमीन में जगह बना करके हिला करके बीज को छिड़क दिया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, अगला बिंदु क्या है, झूम खेती को स्लैश एवं बर्न कृषि भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स आपका नए डायमेंशंस का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो स्लैश एवं बर्न कृषि है ये आपका ऑनलाइन वाले में पूछा गया, ठीक है, ऑनलाइन वाले में पूछा गया। अब देखिए फ्रेंड, स्लैश एवं बर्न कृषि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे आप, ठीक है, लेकिन सीटेट ने क्वेश्चन पूछा तो अगली बार हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि झूम खेती किस प्रकार की खेती है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि स्थानांतरण कृषि है, और आप ये भी याद रखिएगा कि इसे स्लैश एवं बर्न कृषि भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक, ऑनलाइन वाले पेपर में सीटेट के 2022 में पूछा गया था कि किस प्रकार के, तो स्लैश एवं बर्न कृषि भी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, बीज पर चर्चा कर लेते हैं। बीज भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बीज पर वहाँ हम हल्का सा समझे थे क्योंकि वहाँ पर हम पौधों के भागों और महत्व का चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बीज के एनसीईआरटी के बिंदुओं को चर्चा कर लेते हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बीज को कीटों से बचाने के लिए पुराने समय में क्या किया जाता था, तो इसको फ्रेंड्स सूखी लौकी मतलब फ्रेंड्स जो आपके घर में लौकी का प्रयोग होता है, जिसका हम सब्जी खाते हैं, उसी लौकी को सुखा करके उसमें रख देते थे और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा कर देते थे, और जो नीम की पत्तियां होती थी वो इन्हें कीड़ों से बचाती थी, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, अगला बिंदु आपका क्या है, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज है, कौन सा बीज नहीं है, ठीक है। तो आपका काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया, गेहूं हो गया, आपका बीज है। और यही फ्रेंड्स आपका जो साबूदाना होता है, साबूदाना, ये आपका बीज नहीं होता है, ठीक है। आपको विकल्प में यही दिया जाता है कि क्या ये बीज है, तो साबूदाना आपका बीज नहीं होता है, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। आपसे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे फल और
फल और सब्जी हैं जिनके भीतर बीज पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इनके अंदर बीज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला बिंदु क्या है, मिट्टी के गोबर मिलाकर लिपाई करने से कीड़ा नहीं लगता है। फ्रेंड्स पुराने समय में क्या होता था या अभी भी कुछ गाँव में क्या होता है, जहाँ पर फर्श नहीं होता है, जमीन होती है, वहाँ पर घरों की लिपाई मिट्टी से की जाती है, ठीक है। और वहाँ पर जो घरों की लिपाई होती है वो गोबर से की जाती है, ठीक है। मिट्टी में गोबर मिला करके की जाती है और उससे क्या हो जाता है, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी सीटेड प्रश्न पूछा है। अब फ्रेंड देखिए अगला बिंदु आपका क्या है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपसे अगर पूछेगा कि कपड़े में जो बंधा हुआ बीज होता है वो जो कपड़े में बंधा हुआ बीज होता है, कपड़े में जो बंधा हुआ बीज होता है वो पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित क्यों हो जाता है, तो आपका आंसर होगा कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। पानी में फ्रेंड्स बीज कैसे सांस ले पाएगा, वहाँ पर वो सांस नहीं ले पाता है, और कपड़े में उसे ऑक्सीजन मिलता है तो वहाँ पर सांस लेने में सक्षम होता है, ठीक है। और फ्रेंड देखिए अगला बिंदु क्या है, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं, ठीक है। आपसे यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं हो तो इसका कारण है, ठीक है। अगर फ्रेंड देखिए आपसे पूछ लेगा कि अगर बीज को कपड़ों में बांध करके अंकुरित करने के लिए उसको क्या किया जाता है, पानी में रख दिया जाता है, मतलब पानी में भिगो करके कपड़े को रख दिया जाता है और उनमें से आधे अंकुरित हो जाते हैं और आधे नहीं अंकुरित होते, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा, तो फ्रेंड्स पहला कारण होगा बीज क्षतिग्रस्त थे। क्षतिग्रस्त थे मतलब फ्रेंड्स टूटे फूटे थे, तो टूटे फूटे थे तो वो अंकुरित नहीं होंगे। बीज बीच में से टूट गए थे, ठीक है। अगर बीज बीच में से टूट जाएगा तो भी वो अंकुरित नहीं होगा। बीज में कीड़े लग चुके थे, फ्रेंड्स अगर बीज में कीड़े लग जाएंगे तो वो भी बीज अंकुरित नहीं होगा। तो आपका ये तीनों कारण है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं तीनों कारणों की वजह से बीज जो है वो आधे अंकुरित होते हैं और आधे अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे समझिए, आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका दो चीज इंपॉर्टेंट है, थ्रेसिंग और निष्पावन, ठीक है। थ्रेसिंग और निष्पावन से भी आपका प्रश्न आता है, ठीक है। तो थ्रेसिंग और निष्पावन से आपका क्या क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हम इसको समझेंगे। इन दोनों शब्दों को ही बस आपको समझना है, ये दो शब्द अगर आप समझ लेंगे फ्रेंड तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दो शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन होता है, थ्रेशिंग और निष्पावन, मतलब थ्रेशिंग और विनोइंग। तो देखिए फ्रेंड थ्रेशिंग में क्या होता है, दाने को बाली से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है, ठीक है। मतलब जो दाने को बाली से अलग किया जाता है, मतलब मान लीजिए ये आपका गेहूं का बाली है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका गेहूं का बाली है, इसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं और इस बाली से जब इन दानों को अलग कर दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। और निष्पावन क्या होता है, निष्पावन विनोइंग क्या होता है फ्रेंड, दाने को भूसे से अलग करना, ठीक है। दाने को जब भूसे से अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखे होंगे क्या किया जाता है, जैसे आप अपने गांव में या किसी खेतों में किसान को देखे होंगे कि वो हवा में क्या करता है, एक किसी क्या बर्तन में ले करके जो दाना होता है उसको हवा में ऊपर से गिराता है तो उसमें से भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम निष्पावन कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। तो भूसे से दाने को अलग करना आपका निष्पावन और बाली से दाने को अलग करना आपका थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद में रखना है, इन सभी से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले बिंदु पर। अब देखिए फ्रेंड्स ग्रेंगर मेंडल, ठीक है। ग्रेंगर मेंडल इनका पूरा नाम है ग्रेंगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनसे भी आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है, तो आइए इनको समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या समझिए इनके बारे में, मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ग्रेंडर का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रेंड्स ग्रेंडर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आप इसको मत समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। तो ग्रेंगर मेंडल का जन्म आपका ऑस्ट्रिया में हुआ। और अगर पूछता है कब हुआ, तो फ्रेंड्स ये 1822 में हुआ, ठीक है। और फ्रेंड्स इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर
कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। ये फ्रेंड्स क्या थे, ये विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो मेंडल थे ये चेकोस्लोवाकिया के एक चर्च में पादरी थे, धर्म गुरु थे, ठीक है। और वहीं पे ये क्या किए थे, 28,000 पौधों पर कई प्रयोग किए थे और कई सारे आंकड़े जुटाए थे, कई सारे डेटा जुटाए थे, ठीक है। और फ्रेंड्स मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला पीला या हरा होना, और पौधे के तने का नाटा या लंबा होना, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने क्या क्या बताया कि मेंडल ने क्या क्या बताया फ्रेंड्स, जो आपको समझना है कि जो इनके गुण होते हैं वो कैसे आते हैं, वो जोड़ियों में आते हैं। और जोड़ियों में कैसे, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा हो जाना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का नाटा या लंबा होना, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला बिंदु समझिए, मेंडल ने बताया कि अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो उनकी अगली पीढ़ी में मटर के बीज ज्यादातर पीले होते हैं। मतलब फ्रेंड्स जो मूल पीढ़ी है, जो उगाया जा रहा है, जो बीज उगाया जा रहा है, अगर उनमें हरे और पीले पीढ़ी और हरे और पीले हों, मतलब जो उनके बीज हों वो जैसे मतलब हरे और पीले रंग के बीजों को अगर बो दिया गया तो उनसे जो बीज अगला पौधा प्राप्त होगा तो उनके जो बीज होंगे वो फ्रेंड्स किस कलर के होंगे, तो फ्रेंड्स ज़्यादातर आपके हरे कलर के, ज़्यादातर आपके पीले कलर के होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। और आपका ये यहाँ से सीटेट में ऑनलाइन में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी में मटर के बीज ज़्यादातर कैसे होंगे, तो आपका आंसर होगा ज़्यादातर पीले होंगे। आपका ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था 2022 वाला, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स देखिए, मेंडल ने यह भी बताया कि चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। फ्रेंड्स ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है, कि जब जो मूल पीढ़ी होगी, ठीक है, और उस पीढ़ी से जो नया पीढ़ी जन्म लेगा, जो उसके बीज होंगे वो या तो खुरदुरे होंगे या तो चिकने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा या ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कुछ खुरदुरे और कुछ चिकने बीजों का हम रिएक्शन करा दिए तो कुछ भी तो अगला जो बीज हुआ उसमें थोड़ा खुरदुरा थोड़ा चिकना, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा चिकना होगा या तो पूरा खुरदुरा होगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक। अब फ्रेंड चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगला फ्रेंड देखिए तुलसी, यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न आया हुआ है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड सबसे पहले तुलसी क्या है फ्रेंड्स, ये एक औषधीय पौधा है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। और फ्रेंड दूसरा क्या है, तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। आपका सीटेट यहीं से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपका सीटेट में यहीं से प्रश्न पूछा था कि तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं, ठीक। जो आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन को जोड़ते हैं, उन बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, तुलसी को द क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं, मतलब जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि जड़ी बूटियों की रानी द क्वीन ऑफ हर्ब्स किसे कहते हैं, तो वो फ्रेंड्स आपका तुलसी को कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व, जो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है, मतलब जिसके कारण इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है फेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स के कारण, ठीक है। इसके अंतर्गत दो केमिकल पाए जाते हैं तुलसी के पौधे में, फेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स, जिसके कारण इसके अंदर औषधीय महत्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ से भी कई एग्जामों में प्रश्न आया है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो आप इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान देंगे, समझेंगे इनको। अब फ्रेंड देखिए सरसों से आपका क्या क्वेश्चन आता है। सरसों देखिए फ्रेंड्स,
सरसों की पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है। आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में सब्जी सरसों के पत्ती की सब्जी बनाई जाती होगी, साग बनाया जाता होगा, ठीक है। इसके बीज से तेल भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जो सरसों का बीज होता है उसको जब पेरते हैं तो उसमें से हम तेल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आपसे इन दोनों बिंदुओं को लेकर के सीटेट में प्रश्न आता है, तो आप इन दोनों बिंदुओं को याद रखें कि इसकी पत्तियों का खाने में प्रयोग होता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए वेल्क्रो भी फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम यहीं पर अपना पादप में ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए वेल्क्रो क्या होता है। वेल्क्रो का सबसे पहले समझिए फ्रेंड्स आविष्कार किसने किया। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स वेल्क्रो का आविष्कार जो है वो जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था, ठीक है। और कब किया था, 1948 में किया था। आपको डेट भी याद रखना है, आपसे डेट पूछा जा सकता है कि वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने कब किया। तो वेल्क्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। और इसका फ्रेंड्स उपयोग कहाँ होता है, बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है, जैसे पर्स, सैंडल आदि। ये आप देख भी सकते हैं, सैंडलों में, आपके स्कूल बैग में, पर्स में इस तरह का लगा होता है जिससे हम चिपकाते हैं। तो ये वही चीज़ है जिसे हम वेल्क्रो कहते हैं, ठीक। आपके बैग वगैरह में भी लगा होता है, ठीक। अब फ्रेंड देखिए वन अधिकार कानून आपका वन अधिकार अधिनियम 2007, ये भी फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका देखिए 20 अगस्त वाला जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है सीटेट में। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी विशेषताओं को देखिए क्या है फ्रेंड। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनके हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगलों और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर अधिकार है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो फ्रेंड देखिए जो जंगल अधिकार कानून है ये क्या करता है, जो जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी हैं ये इनको उनका हक दिलाता है, ठीक है। और क्या करता है, जो आदिवासी उस जंगल में 25 साल से रह रहे हैं तो उनका उस जंगल पर हक हो जाता है। वहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उपजती हैं, उन पर इनका हक होता है, ठीक है। और क्या करता है, क्या करता है, इनको जंगल से न हटाया जाए, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स कि इनको कोई भी जंगल से हटाए ना, जंगल से बाहर ना करे। और जो जंगल बचाने का काम है वो भी आदिवासी स्वयं करेंगे, इनकी ग्राम सभा करेगी, ठीक है। आपको ये डेट जरूर याद रखना है, 25 साल। यहीं से आपका प्रश्न लेकर के पूछता है, ठीक है। 25 साल को 15 साल करके कंफ्यूज कर देगा, तो आपको ये साल याद रखना है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स आपका दूसरा आपको क्या याद रखना है, वन अधिकार अधिनियम मतलब वन अधिकार कानून अपने शीर्षक में किस वर्ग के अधिकारों को मान्यता देता है। मतलब फ्रेंड जो आपका वन अधिकार कानून है वो किस वर्ग मतलब जैसे एसटी, एससी, जनरल, किस वर्ग के अधिकारों को मान्यता देता है, किनको मान्यता देता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मान्यता देता है आदिवासियों को। और आदिवासियां आपकी कैसी हैं, आदिवासियां फ्रेंड्स आपकी आती हैं अनुसूचित जनजातियां में, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न फ्रेंड्स सीटेट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं पूछा था, सेकंड पेपर में एसएसटी के पेपर में पूछा हुआ था आपका 2019 में, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि वन अधिकार कानून से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो ये आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप लोगों ने आदिवासी पढ़ा हमेशा, लेकिन आदिवासी को विकल्प में नहीं हटा करके अनुसूचित जनजातियां कर देगा, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न है जो यहाँ से फ्रेंड्स आपका सीटेट में प्रश्न आया भी हुआ है और आपके 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपका प्रश्न आने की संभावना भी है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आप याद रखें कि ये कब आया, तो ये फ्रेंड्स 1986 में आया। और ये किस लिए आया, पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया फ्रेंड्स मतलब बनाया गया, ठीक है। तो इसको किस लिए बनाया गया था, पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार करने के लिए और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए
यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछेगा कि यह कानून आपका कब लागू हुआ पूरे देश में, तो ये कानून आपका फ्रेंड्स लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र, अगला बिंदु है आपका, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में संपन्न हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब आपका हुआ, तो आपका ए हुआ 5 जून 1972 को। और अगर आपसे पूछेगा कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होगा स्टॉकहोम। अगर ऑप्शन में स्टॉकहोम नहीं देगा तो स्वीडन दे देगा। ठीक है, में संपन्न हुआ था। और इसी से प्रभावित होकर के भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया था, पास किया था। ठीक है, इसका मतलब भारत इंस्पायर हुआ था इसी प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन से। जो इंडिया है वो इंस्पायर हुआ और इंस्पायर होकर के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। और ये 5 जून भी यहीं से इंस्पायर होकर के 5 जून को पर्यावरण पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो भी था आपके सारे बिंदु समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्लास जो है आपके समझ में आई होगी। आप सभी आई होप सब कुछ अच्छे से समझे होंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और आप इस क्लास का जो नोट्स है, नोट्स को 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका प्लांट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नोट्स में फ्रेंड्स मैं कुछ संशोधन भी करूंगा, कुछ 2-4 बातें और हैं जिनको मैं और वहां पर लिख दूंगा आपका, जिससे आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स है ये आपका सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको नोट्स को ले लेना है और उसको 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया। आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये सब कुछ अच्छे से समझ करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स कल मिलेंगे हम एक अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।